हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने लीवर के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है। लीवर की स्ट्रक्चर कैसी होती है, लीवर के फंक्शंस कैसे हैं, बाइल फॉर्मेशन कैसे होता है, बाइल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, उनका काम क्या है, वो सारा हमारा कंप्लीट हो गया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने आपको कल भी बताया था। इसको आपको ढंग से पढ़ना है। क्लियर? आज हम पढ़ेंगे इससे साथ ही रिलेटेड जो पेनक्रियाज जो हमने पढ़ा था डक्ट सिस्टम में, उस पेनक्रियाज की हम आज बात करेंगे। तो याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। लगाओ पेनक्रियाज। देखो, पेनक्रियाज के लिए आपने ये पढ़ रखा है कि ये हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और यहाँ पर ये हमने पढ़ा था पेनक्रियाज। यहाँ इसमें हमने इस प्रकार से एक डक्ट, क्योंकि इसमें दो प्रकार के ग्रुप होते हैं बच्चों, ये आपको याद रखना। और दो प्रकार के ग्रुप होने का मतलब यहाँ पर क्या है कि इसमें ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन की तरह काम करता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन की तरह यदि कोई काम करता है तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोक्राइन। और हेट्रोक्राइन के लिए दो प्रकार के सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो हार्मोन का सिक्रेशन भी करें और एंजाइम का सिक्रेशन भी करें। दो पार्ट होते हैं, एक तो ये वाला पार्ट है, क्लियर। और ये जो आपको डॉट यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये एंडोक्राइन का पार्ट, क्लियर। इसको बोलते हैं एसिनाई। और एसिनाई जो है 90% पेनक्रियाज के पार्ट का फॉर्मेशन करता है। यहाँ होता है लीवर, क्लियर। यहाँ तक की अपनी बात हो गई। देखो, पेनक्रियाज इसके पास में होता है, उसको आपने क्या नाम दिया था? ड्यूडेनम, ठीक है। ये क्या है? ड्यूडेनम। ये हो जाएगा बच्चों लीवर, ड्यूडेनम, लीवर। और ये पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में ये वाला जो पार्ट है जिसको हम एक्सोक्राइन पार्ट कहते हैं, जिसको एसिनाई नाम दिया है इस ग्रुप को, ये 95% होता है। और ये डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये होता है जो एंडोक्राइन। आपने पढ़ रखा है पेनक्रियाज, तो उसमें आपने पढ़ा होगा आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, वो केवल 5% पार्ट होता है जिससे इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। बाकी ये सारा जो पार्ट है वो एसिनाई होती है। और एसिनाई से क्या होता है? पेनक्रियाटिक जूस का फॉर्मेशन होता है। देखो यहाँ पर एक्सोक्राइन जो पार्ट है, एक्सोक्राइन पार्ट के बारे में मैंने आपको पहले ही कहा था कि एक्सोक्राइन पार्ट का काम क्या है। ये क्या है बच्चों? एक्सोक्राइन। और एक्सोक्राइन से क्या बनेंगे बच्चों? एंजाइम। और एंजाइम बनने के साथ साथ में कुछ पॉइंट पे इसमें क्या बनते हैं? बाइकार्बोनेट आयन भी बनते हैं, याद रखना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंजाइम के बारे में सबको पता है। बाइकार्बोनेट की कुछ ऐसे पार्ट्स यहाँ आते हैं जिनके डाइजेशन के लिए बाइकार्बोनेट आयन की रिक्वायरमेंट होती है, एब्जॉर्प्शन के लिए भी रिक्वायरमेंट पाई जाती है। क्लियर? यहाँ पर अब क्या पढ़ा हमने? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज दो प्रकार के ग्रुप है, एसिनाई है और आप कह सकते हैं एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन के लिए जो है उसका नाम है एसिनाई, 95%। एंडोक्राइन की बात हम करेंगे आगे। एक्सोक्राइन में क्या बोलते हैं? एंजाइम, बाइकार्बोनेट और प्रोटॉन। इसको आप एक बार नोट कर लो। हाँ जी, पेनक्रियाज के बारे में जो इसकी स्ट्रक्चर है वो अपने को इतनी ध्यान रखनी है।
अब हम बात करेंगे पैनक्रियाज के कार्य। तो इसमें जो कार्य को देखना है, इसका एक्सोक्राइन फंक्शन है। जो एंजाइम जिसमें बनते हैं पेनिट्रेटिव जूस हम जिनको बोलते हैं, उसमें देखो ग्रुप है बच्चों, और ये जो ग्रुप है ये ग्रुप अपने को याद रखने हैं। नंबर 1 प्रोटीन डाइजेशन के लिए प्रोटीन्स, कौन सा प्रोटीन्स। तो आप यहाँ पे देखना प्रोटीन्स जो है ये अपने आप में ग्रुप होते हैं, तो बहुत सारे एंजाइम हैं। तो प्रोटीन्स जो है प्रोटीन करेंगे इसको, तो बहुत सारे एंजाइम्स का ग्रुप है जो प्रोटीन डाइजेशन से रिलेटेड होता है। कौन कौन से देखो, यहाँ हम बात करते हैं ट्रिप्सिनोजन, ठीक है। काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। इन एंजाइम्स के नाम से ही आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार के डाइजेशन से रिलेटेड है। उसके बाद में लास्ट है प्रो इलास्टेज, ठीक है। प्रो इलास्टेज 4 एंजाइम मैंने आपको बताए हैं। इसमें आप याद रखना कि ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज और प्रो इलास्टेज। यहाँ पर एक चीज मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि प्रोटीएज जो है ये प्रोटीएज एंजाइम 2 प्रकार के हैं। एंडोपेप्टाइडेज और एक्सोपेप्टाइडेज। जिस प्रकार से हमारे पास में ग्रुप है, अब देखो एंडोपेप्टाइडेज जो होता है वो इसको सेंटर से ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। यहाँ सेंटर से कौन एंडोपेप्टाइड, और एक्सोपेप्टाइडेज जो होते हैं वो क्या करते हैं, इनको बाहर से कट करते हैं। समझ में आ रहा है। प्रोटीन जो एंजाइम्स हैं उनके ग्रुप में 2 प्रकार होते हैं, एंडोपेप्टाइडेज और एक्सोपेप्टाइडेज। एंडो अंदर से काटता है, सेंटर पार्ट से काटेगा, और एक्सो क्या करता है, उसको जो भी इसका डाइजेशन स्टार्ट होता है तो उसको उसकी जो ये ग्रुप बने होते हैं, बस जो बॉन्ड्स बने हुए होते हैं, इन बॉन्ड्स को बाहरी तौर से तोड़ने का काम ये करता है। एक चीज आप यहाँ पे याद रखना कि जो मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं सारे इनएक्टिव एंजाइम। ये एंजाइम एक्टिव होते हैं तो ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ट्रिप्सिन कन्वर्ट होने के बाद में ये काइमोट्रिप्सिनोजन है, और इसको ये किस में कन्वर्ट कर देगा, काइमोट्रिप्सिन, ठीक है। यहाँ तक ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है और काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइड जो है इसका प्रो हट जाएगा, जब ये एक्टिव में आएगा तो इसका नाम हो जाएगा कार्बोक्सी, और प्रो इलास्टेज जब एक्टिव होगा तो ये इलास्टेज होगा, ठीक है। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि जो प्रोटेजेज का जो ग्रुप है पेनक्रियाटिक जूस में, उसमें ये एंजाइम होते हैं इलेक्टिव फॉर्म में होते हैं। ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा, यानी कि ये इलेक्टिव फॉर्म है, ये एक्टिव फॉर्म। अब आप यहाँ देखो कि ये इसको एक्टिव करता है काइमोट्रिप्सिनोजन, ये काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा प्रो इलास्टेज इलास्टेज में, और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में ही ये अपना काम स्टार्ट करते हैं, इलेक्टिव फॉर्म में अपना ये काम नहीं करते हैं। जब यहाँ से यानी कि इलेक्टिव फॉर्म में ही पाया जाता है। इसको आप नोट करो इसको, क्योंकि एंजाइम से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन के आता है।
कर लिया। ये एक ग्रुप की बात होगी, ऐसे हम 4 पढ़ेंगे। नंबर 2, देखो जो एंजाइम वाला जो पार्ट है इसको आपको ढंग से पढ़ना है और याद रखना है, क्योंकि एंजाइम से क्वेश्चन आता है कि कौन से एंजाइम, कौन से पदार्थ को कौन सा एंजाइम तोड़ता है। नंबर 2, पैनक्रियाटिक एमाइलेज। पैनक्रियाटिक एमाइलेज, इसके लिए आपको याद रखना है पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो है स्टार्च को माल्टोज में ये कन्वर्ट करता है। देखो आपको याद आएगा कि मैंने आपको कहा था कि लार में टाइलिन एंजाइम होता है, और वो लार में जो टाइलिन एंजाइम है वो माउथ के अंदर 30% स्टार्च को काम क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। तो जो बाकी 70% स्टार्च बच गई उसको भी तो डाइजेस्ट करेगा ना, टाइलिन थोड़ी आ जाएगा पेट में। तो स्टार्च जो है उसको डाइजेस्ट करने के लिए 70% जो स्टार्च है उसको माल्टोज में कन्वर्ट करेगा, ये आपको याद रखना है। और कौन करेगा, एमाइलेज करेगा, पैनक्रियाटिक एमाइलेज करेगा। इसमें आपको इतना याद रखना है, देखो स्टार्च डाइजेशन 2 जगह हो रहा है, बक्कल केविटी में हो रहा है, बक्कल केविटी में टाइलिन काम करता है, ठीक है। और टाइलिन जो है उस टाइलिन 30% कोई करता है, लिखा था उसके नाम में, और बाकी जो बचेगी 70% स्टार्च उसको कौन करेगा, एमाइलेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज कन्वर्ट इसमें करता है, माल्टोज में करता है। क्लियर है? दो में आगे नंबर 3, पैनक्रियाटिक लाइपेज। लाइपेज जो है, पैनक्रियाटिक लाइपेज जो है, ये लाइपेज एंजाइम क्या करेगा, लिपिड को कन्वर्ट करेगा। ये पैनक्रियाटिक लाइपेज लिपिड को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं लिपिड को सबसे पहले करेगा डाइग्लिसराइड, और उसको कर देगा फिर उसमें मोनो। ये लो, लिपिड जो होती है उस लिपिड को देखो मोनो, डाई, ट्राई, ठीक है। मैंने कुछ ट्राइग्लिसराइड के बारे में बताया था, तो उसको लिपिड जो है, ये लिपिड क्या कर रहा है, लिपिड कन्वर्ट होता है डाइग्लिसराइड। कौन करेगा, डाई में करने के बाद उसको किस में कर देगा, मोनोक्लिसराइड में कर देगा। और मोनोक्लिसराइड जो है इसकी सिंपल फॉर्म है, और सिंपल फॉर्म जो है ये क्या हो जाती है, अवशोषण हो जाता है, इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। जो ट्राइग्लिसराइड है वो एक लार्ज फॉर्म होता है, और लार्ज फॉर्म में अवशोषण नहीं होता, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, डाइजेशन करना पड़ता है। क्लियर? पैनक्रियाटिक लाइपेज का काम नोट करो। तीन हो गए। एक की बात करते हैं, न्यूक्लियस। बताया था मैंने कि हम सब्जी वाले को ये नहीं कहते हैं कि तुम मुझे इसका न्यूक्लिक या जो केंद्रक है, न्यूक्लिक एसिड जो है वो हमें बाहर निकाल के हमें 1 किलो आलू दे दे, ऐसा नहीं होता। न्यूक्लियस जो है तो ये 2 प्रकार के होते हैं, डीएनएस और आरएनएस। क्लियर? यहां पर हम बात करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो 2 प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए, यही होता है। अब डीएनए के ऊपर डीएनए काम करेगा, आरएनए के ऊपर आरएनए काम करेगा, ठीक। तो मैं यहां लिख देता हूं डीएनए और आरएनए की बात करते हैं। तो डीएनए के ऊपर कौन सा एंजाइम काम करेगा, उसको डीएनएस, और इसको तोड़ देगा न्यूक्लियोटाइड
आरएनए के ऊपर, आरएनए जो होते हैं उसके ऊपर काम करेगा आरएनए, और इसको ही तोड़ देगा न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, ये 4 ग्रुप आपके पास। प्रोटीनेज 4 एंजाइम है, पेरिक्लियाटिक एमाइलेज, ठीक है, स्टार्च, लाइपेज लिपिड, और न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड को कन्वर्ट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप याद रखें। नोट करो इसको। ये बच्चों पेनक्रियाज जो है उसका एक्सोक्राइन फंक्शन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे पेनक्रियाज का एंडोक्राइन। ठीक है, पेनक्रियाज के लिए हमने कहा था कि वो हेट्रोक्राइन क्या है, ग्लैंड है, क्या है जो हेट्रोक्राइन। हेट्रोक्राइन में एक्सो और एंडो दोनों होते हैं, तो एक्सो की हमने बात कर ली है। अब हम बात करेंगे एंडोक्राइन फंक्शन के बारे में। तो देखो एंडोक्राइन फंक्शन के लिए मैंने आपको ये कहा था कि ये हो गया पेनक्रियाज की स्टेज। और पेनक्रियाज में हमने कहा था ये वाला जो पार्ट है ये तो कौन सा है बच्चों, एक्सोक्राइन, जिससे एंजाइम बनते हैं। और यहाँ पे जो पार्ट है ये होता है एंडोक्राइन। क्या होता है बच्चों, एंडोक्राइन। एंडोक्राइन की यदि बात करते हैं तो एंडोक्राइन वाला जो पार्ट है वो बहुत कम होता है। ठीक है, इसको आप कह सकते हो 1 से 2%। ठीक, आइसोलेट हो लेंगे उसमें था ऐसा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे हार्मोन्स की हम बात करते हैं। कौन कौन? इंसुलिन और ग्लूटेन। सोमेटोस्टेटिन भी है जो इन दोनों पे तो क्या करता है, कंट्रोल करता है। सोमेटोस्टेटिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद चाहो तो याद रखना। इन दोनों के जो सिक्रेशन है उसको क्या करता है, जो कंट्रोल करता है। यहाँ पर आप देखना कि इसके लिए हम कहेंगे कि इस प्रकार से एक सेल्स होती है जिसमें एल्फा और बीटा, लेंगरहैंस जो है उसमें एल्फा और बीटा 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। एल्फा और बीटा 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। तो एल्फा सेल से ग्लूकेगॉन होता है और इंसुलिन सीक्रेट होता है। देखो यहाँ करें ये एल्फा सेल, ठीक है, इस एल्फा सेल से ग्लूकेगॉन सीक्रेट होता है जो ब्लड में शुगर लेवल की मात्रा को क्या करता है, ब्लड शुगर को बढ़ाता है। दूसरा इसमें है बीटा सेल, ये है इंसुलिन, इससे क्या होता है, इंसुलिन। और ये ब्लड शुगर को क्या करता है बच्चों, कम करने में होता है। ठीक है, ग्लूकेगॉन और इंसुलिन एक दूसरे के प्रतिरोधी हार्मोन हैं और ये दोनों मिलकर ब्लड शुगर को क्या करते हैं, बैलेंस करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। यहाँ तक का वो
ये हमारा हो गया पेनक्रियाज से एंडोक्राइन फंक्शन। इसमें ज़्यादा मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पेनक्रियाज का जो एंडोक्राइन फंक्शन है वो आपने 10th क्लास में पढ़ लिया है। ठीक, इंसुलिन क्या होता है, ग्लूकागोन क्या होता है, कब ये काम करेगा, कब ये काम नहीं करेगा, इंसुलिन की कमी होने से क्या हो जाता है, ग्लूकागोन की कमी होने से क्या होता है, ये सारी बातें आप जानते हो। चलो एक क्वेश्चन यहाँ देखो कि यदि हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है, किसी कारणवश की बीटा सेल्स डैमेज हो जाती है या काम नहीं कर रही, तो क्या होगा? इसलिए इंसुलिन का काम क्या है? ब्लड शुगर को कम करना। तो ब्लड शुगर को कम कौन करता है? इंसुलिन। यदि इंसुलिन नहीं है तो शुगर को कौन कम करेगा? कोई नहीं करेगा। इसलिए ब्लड शुगर की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि ग्लूकागोन तो लगातार अपना काम करता रहेगा। ये अपना काम नहीं कर रहा है, ये बढ़ा रहा है, ये घटा रहा है, दोनों को बैलेंस रखता है। तो ये काम नहीं करेगा तो बढ़ती जाएगी, बढ़ जाएगी तो फिर वो यूरिन के साथ में उससे होने लगती है, जिसको क्या बोलते हैं? जो डायबिटीज बोलते हैं। और इसका इलाज क्या है? जो आर्टिफिशियल इंसुलिन है उसका टीका लगाया जाता है। ये तो लीवर और पेनक्रियाज जो है उसका काम कंप्लीट, यहाँ तक का अपना कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको आप डर से क्लियर करते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। एक बार इसको आप नोट कर दो। अब हम आगे पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी ग्लैंड्स और स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले फोल्ड्स। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन होता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है बच्चों? सबसे ज़्यादा डाइजेशन और देखो यहाँ हम बात करेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन को यदि हम ओपन करेंगे कि एक गोल ट्यूब है वो तो, और गोल ट्यूब है तो उसके अंदर इस प्रकार से लाइनिंग होती है, अंदर की कवरिंग, ठीक है। इस कवरिंग के अंदर भी वहाँ पे विलेई, माइक्रो विलेई वगैरह पाई जाती है क्योंकि वहाँ पर सरफेस एरिया जो है उसको बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान देना कि ये वाला जो पार्ट है, मैंने आपको हिस्टोलॉजी पढ़ा रखी है इसकी, उसमें म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लेयर से कंटिन्यू होती है, चारों लेयर क्या होती है? कंटिन्यू होती है। तो अब आप यहाँ देखो कि इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसमें इस प्रकार से राउंड बनेगा। जैसे ये वाली स्मॉल इंटेस्टाइन है तो उसमें इस प्रकार से ऐसे होता है, ठीक है। इसको यदि हम यहाँ से, यानी कि ये जो कंप्लीट है पहले राउंड होगा इस प्रकार से, फिर राउंड पे क्या होता है? ऐसे उभार होता है ऐसे, ठीक है। इसको अपन ने काट लिया, ऐसे काट के यहाँ क्या कर लिया? इसको खोल लिया, ये वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो सबसे बड़ा फोल्ड होता है कौन सा? ये वाला बड़ा फोल्ड, ठीक है। इस सबसे बड़े वाले फोल्ड को बोलते हैं पेलिके सर्कुलेरिस। ये आपको याद रखना है कि इस स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे बड़ा वाला जो फोल्ड आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है? पेलिके सर्कुलेरिस का। क्लियर यहाँ तक? अब हम इसके आगे बात करेंगे कि इसके ऊपर आप देखो यहाँ पे ये इसकी म्यूकोसा, सब म्यूकोसा जो लेयर है वो सारी फोल्ड हो चुकी है यहाँ पे। तो ये तो वो ये उभार जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक, ये जो उभार आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं ये क्या है बच्चों? विलय। इसको, इन उभार को क्या बोलते हैं? विलय बोलते हैं। और ये विलय क्या होते हैं कि इससे सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, ठीक है। एक हमारे पास में इतनी दूरी, इसमें हम एक सीधा वायर रखते हैं या उस वायर को हम ऐसे करके रखेंगे, दूरी तो देखो उतनी है लेकिन इसको यदि सीधा करेंगे तो या इसका सरफेस जो एरिया है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो विलय क्या होती है? सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, ठीक है। तो विलय क्या होती है? पेलिकी सर्कुलेरिस क्या होता है? ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये जो बड़ा फोल्ड है इसके ऊपर विलय होती है, विलय जिसके ऊपर लगी, जिस फोल्ड के ऊपर लगी होती है वो क्या है? पेलिके सर्कुलेरिस होता है। अब यहाँ पे दूसरा देखते हैं कि ये वाला जो उभार है इसके ऊपर जो विलय है, इस विलय के ऊपर क्या होता है जो अलग से इस प्रकार से छोटे छोटे अंगुलीनुमा प्रवर्त ऐसे होते हैं, ठीक है। और इनको बोला जाता है जो माइक्रो। यहाँ तक की बात समझ में?
अभी हमने क्या पढ़ा कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन एक बड़ी ट्यूब है, उस बड़ी ट्यूब को काट के देखेंगे तो उसमें इस प्रकार से उसके अंदर क्या बनेंगे, फोल्ड दिखाई देंगे ऐसे, ये पूरी ट्यूब और इस ट्यूब में ऐसे हमें क्या दिखाई देते हैं बच्चों, फोल्ड। ये बड़े वाले जो फोल्ड आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या होते हैं, सर्कुलेट्स होते हैं, प्लेका सर्कुलेट्स होते हैं। इन सर्कुलेट्स के ऊपर जो सब म्यूकोसा और म्यूकोसा जो है वो सारी फोल्ड हो चुकी है। तो ये देखो ये बड़ी मोटी परत आपको दिखाई देगी, तो इसमें ये जो छोटे छोटे उभार आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे क्या हैं, विलय, जो सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं। विलय के ऊपर अंगुलीनुमा प्रवर्त और पाए जाते हैं जो इसके सरफेस एरिया को और अधिक मात्रा में बढ़ा देते हैं, इनको बोलते हैं माइक्रो विलय। यहाँ तक कि ये 3 पॉइंट आपके क्लियर है। विलय क्या होता है, माइक्रो विलय क्या होता है और पेरिफेरल सर्कुलेशन क्या होता है। यहाँ तक ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, वो सारे कंप्लीट मैंने आपको पहले पढ़ा रखे हैं। ये इसके अंदर की स्ट्रक्चर होती है, विलय, माइक्रो विलय और पेरिफेरल सर्कुलेशन। क्लियर। आज की वीडियो में इतना ही, अब हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। इसको आप ढंग से पढ़ लेना और इसको नोट करो।